हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज जो है एक आपको दिख रहा होगा कि एक हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, और जो कि पैट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पैट एग्जाम में आपको सभी को पता है कि इस पर चैनल पर आप जाकर पैट का पूरा सिलेबस देख सकते हैं, और जिसके एग्जाम की जो डेट है वो 20 अगस्त डेट है। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही एक तरीके से एक सिलेक्टिव वे में करते हुए चलिए, और क्योंकि समय कम है और पढ़ना बहुत कुछ है। तो उसी क्रम में मैं एक मॉक टेस्ट कल करवा चुका हूं, आज दूसरा मॉक टेस्ट है जिसमें पूरा सिलेबस के कुछ चुनिंदा प्रश्न होंगे, और उनको आप करिए और देखिए कि आपको उसमें कितना आता है, और अपनी तैयारी पूर्ण रूप से बनाए रखिए। चलिए पहली क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तल्लीन जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद होगा। तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तब प्लस लीन होगा, ततः प्लस लीन होगा, या तल प्लस लीन होगा, या तत् प्लस लीन होगा। तो देखिए, तल्लीन का जो सही है वो है तत् प्लस लीन। और साथ ही साथ अगर मैं ये पूछूं कि इस तल्लीन में कौन सी संधि है, तो तल्लीन में व्यंजन संधि है। ठीक है, आपको विच्छेद भी पता हो तथा वो किस संधि का उदाहरण है वो भी पता हो। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पुरस्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, या कोई नहीं। तो पुरस्कार में जो है वो आप समझ लीजिए कि विसर्ग संधि है। ठीक है, पुरस्कार में विसर्ग संधि है, मतलब कुहु प्लस आकार। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अतहब में कौन सी संधि है, मतलब इसका संधि विच्छेद बताना है। पहली चीज मैं बता दूं, ऑप्शन दिए हुए हैं अत प्लस एव, अति प्लस एव, अति प्लस एव, या अता प्लस एव। तो अतएव में जो संधि विच्छेद होगा इसका वो ऑप्शन डी है, और इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि यण संधि का उदाहरण है यद्यपि है, सदैव है, एक एक है, या मौजस्वी है। तो आपको पता होगा यद्यपि यण संधि में क्या होता है। यण संधि में जो इसका तरीका है, आपको ट्रिक के रूप में अगर पता हो तो या और वा से पहले आधे अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप यद्यपि में भी अगर आप इसे लिखोगे तो यद प्लस अपि। ठीक है, यद प्लस अपि इसका जो है यदि प्लस अपि इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो और ई और आ मिलकर जो है वो आपको आधा ता करते हुए इसका वर्ण आधा बन जाएगा। तो यद्यपि इसका सही आंसर है, जबकि सदैव, एक एक और मौजस्वी जो है वो वृद्धि संधि के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? वृद्धि संधि के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न कि पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। आशा इसमें पुल्लिंग शब्द है, क्षमा इसमें पुल्लिंग शब्द है, कष्ट इसमें पुल्लिंग शब्द है, या सेना इसमें पुल्लिंग शब्द है। तो फिफ्थ का ऑप्शन जो है बी पार्ट है, मतलब कष्ट पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका आप बताइए। विशेषण शब्द से पहले आपको लगाना है अच्छा लगा सकते हैं आप, अच्छी लगा सकते हैं, या कैसा लगा सकते हैं, या कैसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लगाइए। देखिए, अच्छी आशा होती है, और कैसी क्षमा होती है, कैसी सेना होती है, लेकिन कष्ट कैसा होता है। ठीक है, या अच्छा कष्ट कह सकते हो, या मेरा कष्ट कह सकते हो। तो ऑप्शन बी पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में स्त्रीलिंग बताना है आपको। ग्रह है, पता है, चंदन है, या सभा है। तो बताइए स्त्रीलिंग कौन सा है। तो डी पार्ट इसका ऑप्शन सही है, सभा जो है वो इसका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। देखिए, एक बात तो वर्तनी के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो है ही। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवित्री। लेकिन सही कहाँ पर लिखा हुआ है? तो सेवेंथ के सी पार्ट में कवित्री, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं कि ऋषि का स्त्रीलिंग है, तो ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषिणी है, ऋषिका है, ऋषि पत्नी है, या ऋषि है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिका। तो 8th का सी पार्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है मूक का विलोम है अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, या कटुभाषी। तो मूक का विलोम शब्द जो है वो मूक का होता है वाचाल। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट भी है ये। उन्मूलन का विलोम क्या है? अवमूलन, रोपण, विश्लेषण, या संश्लेषण। तो उन्मूलन का विलोम है रोपण। ठीक, दो एक जैसे हैं, एक उन्मूलन होता है, एक उन्मीलन होता है। तो उन्मीलन का होता है निमीलन, ध्यान रखिए आप। उन्मीलन का होता है निमीलन, और उन्मूलन का होता है रोपण। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, देखिए निषिद्ध का जो सही विलोम है वो है सिद्ध, विहित, अनिषिद्ध, या घृणित। तो निषिद्ध का जो विलोम है वो है अनिषिद्ध। ठीक है, तो निषिद्ध का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी पार्ट है, सॉरी ऑप्शन जो है वो सी पार्ट है, विहित। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलिए। अगला प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है आग्रह का विग्रह,
जारज का औरस, अपकर्ष का उत्कर्ष, उत्सर्जन का विसर्जन। तो बताइए कौन सा जो है विलोम की दृष्टिकोण से, तो इसके विलोम के दृष्टिकोण से जो सही युग्म है वो है जारस का औरस, ठीक, और जबकि सब उसके विलोम शब्द नहीं है। इसके बाद देखिए अगला, सही युग्म है विलोम की दृष्टि से, ईप्सित का अभीप्सित, हया का बेया, अमित का समित, अघी का निरग। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 13 का सी पार्ट सही है, मतलब हया का बेहा जो है वो दृष्टिकोण से, विलोम की दृष्टिकोण से सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो बाजी, तुरंग, शार्दुल या हयर। जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का पर्यायवाची शार्दुल नहीं है, ठीक है, जबकि बाजी है, तुरंग, घोटक, ये सब जो है वो घोड़े के पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है वो आप देख सकते हो, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है हंस, श्रुता, अर्कजा, कृष्णा या कूलंकषा। तो देखिए कूलंकषा या कूलवती जो होते हैं वो नदी के होते हैं, तो ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है, जबकि हंस, श्रुता, अर्कजा और कृष्णा यमुना के पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मीन का समानार्थी है, झक है, सिलीमुख है, अली है या षटपद है। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो मीन का पर्यायवाची, मीन माने मछली, तो मछली का पर्यायवाची झक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पर्यायवाची दृष्टिकोण से एक वर्ग शुद्ध है जो सही हो, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, प्रसून, महेश, रमेश, भूतेश या सतीश। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 17 का ए पार्ट सही है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नीम, हकीम, खतरे, जान का अर्थ है। देखिए एक मुहावरे भी आने हैं आपके, तो नीम, हकीम, खतरे, जान का अर्थ है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या उक्त में से कोई नहीं। तो आप कहते भी हैं कि जो झोला छाप डॉक्टरों के लिए कहते हैं कि उनसे इलाज अगर कराया तो हो सकता है आपकी मतलब कौन सी कब दवा दे दें। तो नीम, हकीम, खतरे, जान का मतलब है कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है देखिए कि सब्ज, जाग, बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा। तो बताइए इसका अर्थ क्या है। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का, बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना या भयभीत करना। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट, प्रलोभन देना, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अनुभवी होना, बाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना या असंभव कार्य करना। तो बताइए इसका ऑप्शन डी पार्ट सही है, असंभव कार्य करना, उड़ती चिड़िया, ठीक है, उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब असंभव कार्य करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला, आंख के अंधे नाम नैनसुख, ठीक है। तो गुणों के विपरीत नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्राय गुणवान होता है, एक आंख के अंधे को भी सुखद अनुभव होकर हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि गुणों के विरुद्ध नाम का होना। अगला देखिए शुद्ध वर्तनी के भी आपके क्वेश्चन आने, तो अशुद्ध वर्तनी शुद्ध है, मतलब अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना जो कि गलत लिखा हो, बाघ में, वैमनस्य, उत्कर्ष या मिथिलेश कुमारी। तो बताइए इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो ये देखिए मिथिलेश जो है वो गलत लिखा हुआ है, मिथिलेश होता है, तो यही गलत है, ठीक है। बाघ में जबकि सही है, वैमनस्य सही है, उत्कर्ष भी सही है। अगला प्रश्न है अशुद्ध शब्द बताना है, तो 3 शुद्ध होंगे, तो लिखा हुआ है दैहिक, प्रौढ़, नौकरी या पौरुष। तो देखिए नौकरी गलत है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं नौकरी होता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी बतानी है, चरमोत्कर्ष, पुनरुत्थान, बाघ में या हिरण्यकश्यपु। तो आप सबको पता होगा हिरण्यकश्यपु होता है, ना कि हिरण्यकश्यपु, तो यही अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी है, उन्नयन में है, उन्नयन में है, उन्नयन में है या उन्नयन में है। तो देखिए 25 का बी पार्ट सही है, बिल्कुल उन्नयन जो है वो सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है, आविष्कार में, निषिद्ध निशब्द में, देवर्षि में या जमाता में। बताओ किसमें सही शब्द लिखा हुआ है। तो 26 का ए पार्ट, आविष्कार जो है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सकल और सकल का क्या अर्थ है। देखिए एक सकल माने होता है संपूर्ण और एक सकल माने आप जानते हैं शक्ल, इससे मिलती जुलती है, मतलब अंश। तो कला और कृति है, सन या संबत है, संपूर्ण और अंश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न ये है कि अनिल और अनल, क्योंकि भिन्नार्थक शब्द भी है, तो अनिल और अनल का युग्म है, आग है, हवा है, हवा और आग है, या हवा या जंगल है, या जंगल या आग है। तो देखिए अनिल माने क्या होता है, अनिल माने जो होता है वो हवा और अनल माने
आग, ठीक है। आग, अनल, पावक, दहन, हुताशर, वैश्वानर, ये सब जो है किसके हैं? आग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गाड़ी और गाड़ी। तो एक गाड़ी आप जानते हैं जो कि चलाने वाली होती है, एक गाड़ी कहते हैं कि बहुत गाड़ी बना दी आपने सब्जी, मतलब बहुत ही गहरी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए आप, यान और गहरी या गहरी और यान। तो सीधी सी बात है कि गाड़ी माने यान हो गया और गाड़ी माने गहरी हो गया, तो ऑप्शन ए पार्ट सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि नियत और नियत का अर्थ है। अब इरादा या भाग्य, इरादा या निश्चित, निश्चित या इरादा, या भाग्य या निश्चित। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी पार्ट सही है, मतलब निश्चित इरादा। नियत माने होता है निश्चित और नियत माने होता है इरादा, कि आपकी कैसी नियत है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि अंबुज और अंबुधि। तो कलम, कमल या सागर, भोजन या कमल, या कमल या भोजन, या बादल या कमल। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है, कमल और सागर। अंबुज माने कमल और अंबुधि माने सागर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, अली और अली का शब्द अर्थ है। तो अली माने क्या होता है बताइए? अली माने, एक माने भौरा, एक माने सखी होती है। तो अब इस बड़ी माने सखी और छोटी माने भौरा, तो ऑप्शन कौन सही होगा? देखिए भौरा और सखी, तो डी पार्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए कुछ कृतियां भी आनी है, लेखक और उनके रचनाकार आने। तो पहला है कि अशोक के फूल, इसके रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, गुलाब राय हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो 33 का डी पार्ट सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दोहा कोश के रचयिता हैं, लुइपा हैं, जुएंदु हैं, सरापा हैं, या कड़प्पा हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, दोहा कोश दोहों का कोश है, और आप जानते हैं कि भरे हुए दोहे हैं, तो आपका सर क्या हो जाएगा? एकदम पक जाएगा, तो आप कह सकते हो सरापा, ठीक है। तो दोहा कोश के सरापा। नेक्स्ट अगला, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है। तो पल्लव जो कि बहुत ही फेमस है, वो उसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पूस की रात के रचनाकार हैं। बताइए पूस की रात के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, या शिव पूजन सहाय है, निराला है, या प्रसाद है। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो 36 का ये पार्ट सही है, प्रेमचंद है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भिक्षुक के रचयिता हैं। बताइए भिक्षुक के रचयिता कौन है? प्रसाद है, पंत है, महादेवी वर्मा है, या निराला है। तो 37 का डी पार्ट सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो भिक्षुक के रचयिता हैं। तो इस तरीके से आपने जो है आज लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है, और साथ ही साथ इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहिए जो कि आप दे रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना मूल्यांकन जरूर करते रहिए कि हम कितना इसमें कर पा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।